हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहार तिवारी। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में, आज हम लोग क्या बात करने वाले बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम शुरू करेंगे। एक नजर सब कवर, जो कि आप लोग को काफी पसंद भी आ रही है और आप लोग चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी बने। ठीक है, सो मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में इन सब में प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी वीडियो कंटेंट के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सुनाओ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक को लेके कवर करेंगे उसको भी देखते हैं। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो होगा बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके। इसके मीनिंग हो गए, इसके कंपोनेंट हो गए, इसके फीचर्स होंगे, मतलब बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आप सोच रहे हो कंपोनेंट मुझे माइक्रो मैक्रो ये सब भी पढ़ना है, तो ये सारी चीजें इसी में आपकी कवर होंगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस डिटेल में है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल एनालिसिस मीनिंग, प्रोसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में वो सब होंगे। और बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई गेस पहली और दूसरी यूनिट यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट से करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है एक मैराथन मिलेगी जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ। ये क्या है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट? नाम सुना होगा बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस मतलब क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस किए जाते हैं। आप कोई एनजीओ नहीं खोल रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। मेन टारगेट होता है अपना पैसा बनाना, लेकिन ऑफ कोर्स कंज्यूमर के बेनिफिट और उनके हेल्थ के साथ बिना खिलवाड़ करे। ये तो एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स में पड़े होंगे। विच इज रिलेटेड विद द कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। यहाँ पे आप रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब बिजनेस तब आप कहोगे जब आप किसी भी गुड एंड सर्विसेज का रेगुलर प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने, मान लो मैं निकली बाहर, मुझे आज पेन बेचना था, मैंने अपने भाई को ही पेन बेच दिया 10 रुपए में, तो मैं कहूँ मैं बिजनेस कर रही हूँ। नहीं, एक दिन में आपने कोई एक्टिविटी कर दी, वो बिजनेस नहीं हो सकता। वो हो सकता है आपका एक डे, एक इवेंट हो सकता है, एक ट्रांजेक्शन हो सकता है, लेकिन वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस आप तब कहोगे जब वो आपकी एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी बन जाए, या रेगुलर आप उसको बेसिस पे कर रहे हो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए और कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इट इज द प्रोसेस वेयर गुड एंड सर्विसेज एक्सचेंज अमंग बायर एंड सेलर फॉर मनी और प्रॉफिट। सो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। हम जरा डिटेल में ले जाएंगे। डिटेल में जाना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट देखो। बिजनेस का हम मोटा मोटा यहाँ पे यही समझते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम कहें कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं ना, स्कूल लाइफ में कहते हैं हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत बेकार है। बहुत ही क्या होता है कि लोग बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, आपस में ज्यादा बात नहीं कर सकते। या फिर कुछ लोग बोलते हैं आप आजकल तो बहुत ही फ्रेंडली हो गया एनवायरनमेंट, तो बोलेंगे बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है हमारा, वर्क कल्चर बड़ा अच्छा है। तो जैसे जैसे आप ये टर्म यूज करते हो कोई नेगेटिव पॉजिटिव सेंस पे, व्हाट इज योर एनवायरनमेंट? मीनिंग क्या है आखिर एनवायरनमेंट? मतलब कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, जो मुझे सराउंड कर रहा है वो सब क्या है? मेरा एनवायरनमेंट है। मेरे आसपास मेरा एक कमरा है, उसके बेड है, सोफा है, लोग हैं। सो ये सब क्या है? ये सब मिल के आपस में मेरा क्या बना रहे हैं? एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं। सो ये इंक्लूड करता है एलिमेंट, फैक्टर एंड कंडीशन दैट हैव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। इसका असर पड़ेगा मेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। अगर मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं होंगे तो मेरा मेंटल स्टेट नहीं अच्छा होगा, तो उसका असर मुझे देखने को मिलेगा। अगर अच्छे लोग हैं तो अच्छा स्टेट होगा। तो ये क्या है? इन्वायरमेंट। अब हम कंबाइन करने जा रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। बिजनेस हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बायर और सेलर के बीच में प्रॉफिट के लिए। इन्वायरमेंट क्या है? जो आसपास की चीजें हैं। आप समझो ये बिजनेस है और बिजनेस के आसपास का इन्वायरमेंट, दैट इज योर बिजनेस इन्वायरमेंट। Business environment can be defined as the internal and external factor that have impact on the working of business organization। एक business organization के काम पे जो भी internal और external factor असर डालते हैं वो होगा उसका business environment। मेरे business के, मेरा organization है, उसके अंदर मेरे employees हैं, वो कैसे काम कर रहा है इसका भी असर मेरी वर्किंग, मेरे बिजनेस पे पड़ेगा। प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, पड़ेगा। मेरे इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रही हूँ अंदर, वो भी फर्क डालेगा। एक्सटर्नल पे जाओ कि आपके जो भी कस्टमर है, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, या फिर आपके आसपास जो और भी बड़े लेवल पे जाके एक्सटर्नल अगर जाओ तो पॉलिटिकल, सोशल, गवर्नमेंट, ये सारे जो फैक्टर्स है जो मेरे बिजनेस की वर्किंग पे असर डाल रहे हैं, जो कि हम आप डिटेल में पढ़ेंगे कैसे असर डाल रहे हैं, लेकिन मीनिंग समझो कि असर डाल रहे हैं, तो वो क्या हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। दे आर अ वेरी स्पेक्ट्रम बिजनेस इन्वायरमेंट। सम मे हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट, सम मे हैव न्यूट्रल और सम मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ का तो असर आप पे पॉजिटिव पड़ेगा, कुछ का असर आप पे नेगेटिव पड़ेगा, और कुछ का आप पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर का असर आप पे नेगेटिव पड़ रहा है।
अगर आप अच्छे से डील कर पा रहे हो, कस्टमर का असर भी आप पे पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपके लिए फेवर में है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, और अगर आपको उस रूल से आपका कोई लेना देना ही नहीं है तो वो न्यूट्रल है आपके लिए। तो हमने यहाँ पे समझा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। बिजनेस के जो भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसकी वर्किंग पे असर डालते हैं वो होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं यहाँ पे, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है कि कंपोनेंट टाइप्स और एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब एक बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से टाइप्स है, उसको हम देखेंगे। सो ये आपको काफी हद तक विजिबल होगा। एक बार मैं इसको ठीक कर देती हूँ। सो मैंने अपने आपको हाइड कर दिया क्योंकि ये डायग्राफ ये नहीं दिखेगा। तो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। मैंने कहा था इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं वर्किंग को। तो ये इंटरनल में क्या आएगा, आपके अंदर के। एक्सटर्नल क्या होगा, जो आपके बाहर है। इंटरनल में मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वैल्यूज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, या आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट कैसा है, ये सब आपके वर्किंग पे असर डालती है। तो अंदर है बिजनेस के, तो ये क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम दो में पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। मतलब जैसे ये बिजनेस है, इसके बाहर का इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जो इसके आसपास है थोड़ा, वो हमारा माइक्रो में आ जाएगा। जो बहुत ही दूर है, बहुत ही रीच के आउट है, वो है आपका मैक्रो। माइक्रो क्या है, इसमें कस्टमर आ जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, सप्लायर आ जाएंगे, पब्लिक इंटरमीडिएटरीज। और मैक्रो मतलब कि जो बिजनेस के बहुत ही बियॉन्ड है, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और नेचुरल इन्वायरमेंट। ये आपने पढ़ा होगा, पेस्टल एक ट्रिक होती है, पेस्टल से पी से, पेस्टल PESTL, पी से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, नेचुरल। अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सो अब आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम, इसको इलेबोरेट कर रहे हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, दैट इज जो बिजनेस इन्वायरमेंट। आपका याद हो गया होगा। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब कि जो बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस की वर्किंग को असर डालता है और बिजनेस की कंट्रोल में भी। देखो जो हमारे घर का इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, और वो हमारे घर के कंट्रोल में होता है। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो शोर कर रहा है उसको चुप कराओ, मारो मारू नहीं, समझाओ, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस फैक्टर दैट आर विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के भी जो अंदर है, एम्प्लॉयज है हो गए, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी हो गई, उसके वैल्यूज हो गया, बिलीफ हो गया। अगर आपको लग रहा है आपकी वैल्यू बिलीफ आजकल के वर्किंग कल्चर के हिसाब से भी, इसको चेंज कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कंट्रोल में होता है। तो जो अंदर है और कंट्रोल में है बिजनेस के, और उसकी वर्किंग पे असर डाल रहा है, डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है, वो है आपका क्या, इंटरनल एनवायरनमेंट। देयरफॉर ये नेसेसरी है कि आप उसको मैनेज करो प्रॉपर्ली, क्योंकि तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उनको अचीव कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसमें आएंगे। पहला है आपका वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम क्या है कि आपके जो भी बिलीव्स है, प्रिंसिपल है, जो आइडियल्स है, जो आपको गाइड करता है या इन्फ्लुएंस करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर या डिसीजन मेकिंग को, वो होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का ये पहला फैक्टर, दैट इज वैल्यू सिस्टम। मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रिंसिपल्स है। जैसे कुछ होते हैं ना, हमारा ये प्रिंसिपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, नो स्मोकिंग अलाउड, या हो सकता है हमारा बिलीव है कि हम बिलीव करते हैं अच्छी क्वालिटी देने में, हम कस्टमर को नहीं वो कर सकते हैं परेशान, ऐसा कुछ, या हमारी पॉलिसी हम अपने एम्प्लॉयज को लोन नहीं देते, जो भी है। तो ये आपके क्या कर रहे हैं, वर्किंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इट इज सर्व एज अ फ्रेमवर्क, इट इज कंसिडर इंपॉर्टेंट। ये एक फ्रेमवर्क देता है जो कि डिजायरेबल, मॉरली राइट और रॉन्ग बताता है कि ऑफकोर्स आपके जो प्रिंसिपल है, बिलीव्स है, वो बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो वैल्यू सिस्टम एक कंपनी का कैसा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, वो भी उसकी वर्किंग पे असर डालता है। अगर आपके एम्प्लॉयज वैल्यू सिस्टम से खुश है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा वर्क देंगे। कस्टमर को वैल्यू समझ में आ रही है तो अच्छा वर्क, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देगी, तो वो भी आप पे बिजनेस पे वर्किंग पे असर डाल रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्की कैसी है आपके बिजनेस की, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और हायर लेवल, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिसीजन मतलब डिवीजन कैसा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के आपस में कैसे रिलेशन है, कम्युनिकेशन क्या सही से हो पा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या डिले होता है कम्युनिकेशन में या इन्फॉर्मेशन में, तो ये भी इफेक्ट करता है। डिले है तो ऑफकोर्स आप अच्छे से इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तो हो सकता है जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली आप उससे रह जाओ, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल कैसी है, देखो लीडरशिप स्टाइल हमने पढ़ी थी कि ऑटोक्रेटिक होती है, मतलब कि आप ऑटोक्रेटिक में बिलीव करते हो, सत्तावादी में, कि मैंने जो कहा वो सही, एम्प्लॉयज का मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे कि आप मुझे सजा मतलब सलाह मशवरा दो, मैंने जो बोल दिया वो करो, ठीक है। तो ऐसा स्टाइल है तो वर्कर्स डिमोटिवेटेड रहेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, वर्किंग पे असर आएगा।
ऐसा स्टाइल है कि डेमोक्रेटिक है, सबको बोलने का हक देते हो, सबके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हो, तो वहां पे एम्प्लॉय अच्छे से सेटिस्फाइड होंगे, अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है, तो लीडरशिप स्टाइल जो इंटरनल है और इफेक्ट कर रही है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने नॉलेज है उनके अंदर, एक्सपीरियंस कैसा है, मोटिवेशन कैसा है, ये भी वर्क करेगा इफेक्ट। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन को कहीं लेके जाने वाले नहीं है इन टर्म ऑफ योर ग्रोथ। तो ये चीजें भी आपकी बिजनेस की वर्किंग पे असर डाल रही है। इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम आप कैसा करा रहे हो, रिक्रूट जो एम्प्लॉयज को आप कर रहे हो वो आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी वर्किंग पे असर डालेंगी। नेक्स्ट इज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी वर्किंग पे इफेक्ट डालते हैं कि पॉलिसीज क्या है, गाइडलाइंस क्या है, प्रोसीजर जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करती है वो भी आपके वर्किंग पे एफर्ट डालते हैं, क्योंकि उसका सीधा सीधा रिलेशन होता है आपके डिसीजन पे, क्या काम है उसके रिगार्डिंग, कोई पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है, आपको इस समय पे आना है, इस समय पे जाना है, ये हमारी गाइडलाइंस है, ये पूरा प्रोसेस है। अगर आपको बातचीत करनी है तो वो कैसी है, वो भी वर्किंग पे असर डाल रही है। क्लियर एंड वेल डिफाइंड पॉलिसी कैन क्रिएट कंसिस्टेंस एंड एफिशिएंट इंटरनल वर्क। अगर आपकी पॉलिसी क्लियर है, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिल्कुल क्लियर है, लोगों को समझ में आ रहे हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, जैसे हमने पढ़ा था आपका कि इंटरनल इन्वायरमेंट पढ़ा हमने, फिर हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ा, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमने दो पढ़ा, दैट इज योर माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो क्या होता है कि जो बिजनेस के इन्वायरमेंट के क्लोज होता है, मतलब कि देखो ये एक्सटर्नल का ही टाइप है, लेकिन बिजनेस के इतना दूर नहीं है, क्लोज में है, एक्सटर्नल में जस्ट बिजनेस से अटैच है डायरेक्टली, उस पे उसका उससे कनेक्शन बिल्ड होता रहता है। माइक्रो एनवायरमेंट refers to the immediate or close environment in which a company operate. It consists of factors that directly impact the company ability to serve its customer and achieve its business objective. मतलब ये वो फैक्टर्स इसमें आते हैं जो बिजनेस की ऊपर देखो डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। अगर आपके कस्टमर आपसे खुश नहीं है तो आपके बिजनेस पे उसका असर डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा, और ये आपके क्लोज है, ज्यादा दूर वाले नहीं है। एक्सटर्नल में भी जो आपके नजदीक है, जिनसे आपका बिजनेस का डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन है, आपकी बातचीत होती रहती है, और जो आपकी वर्किंग पे असर डाल रहे हैं वो। अब कंट्रोल देखो, कहते हैं ना एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं ज्यादा कंट्रोलेबल नहीं होते। एक्सटर्नल जो बहुत ही आपके दूर वाले हैं, जैसे मैक्रो, वो तो बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन जो माइक्रो का है वो कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि है आपका पहला सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या है, जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी को, ताकि आप फर्दर गुड्स का प्रोडक्शन कर पाओ, तो उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है, ये भी आपके बिजनेस पे असर डालेगा। द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ सप्लायर हैज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द कंपनी ऑपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपके सप्लायर आपको अच्छी क्वालिटी का गुड दे रहे हैं, अच्छी कॉस्ट पे दे रहे हैं, तो आपका बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल वो मेंटेन रहेगा और अच्छा असर आप पे देखने को मिलेगा। अगर आपके जो सप्लायर है वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो बिजनेस की वर्किंग पे असर रॉन्ग आएगा। कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है आपका, आप अपने कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग रखते हो नहीं रखते हो, नीड प्रेफरेंस उनके बिहेवियर को स्टडी करते हो कि नहीं करते हो, वो भी करेगा। तो बिजनेस कस्टमर से ऑब्वियस इंटरेक्ट करता रहता है, तो ये आपके क्लोज पे है, और इनकी वजह से आपके बिजनेस पे असर आता है। कस्टमर की नीड प्रेफरेंस अगर चेंज हो रही है, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो कस्टमर आपकी तरफ से नहीं, मतलब नहीं खरीदेगा, तो आपका रिलेशन उससे टूटेगा। अगर आप उसका अपोजिट कर रहे हो तो अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर पाओगे, अगर आप उसकी केयर करें। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के साथ क्या है, कॉम्पिटिटर भी आपके एनवायरमेंट में ही है, बाहर ही है, आपके क्लोज वन है, आप देख रहे हो उनकी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं जो हम नहीं ला पा रहे हैं, और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ, वीकनेस को एनालाइज करना और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जिससे आप अपने बिजनेस को ऊपर तक पहुंचा पाओ। तो कॉम्पिटिटर भी कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग पे असर डालते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएटरीज हो जाते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई, आपका जो एडवर्टाइजमेंट करवा रही है, मार्केटिंग रिसर्च फर्म है जो आपके लिए मार्केट में रिसर्च करके आपको डेटा प्रोवाइड कर रही है, लॉजिस्टिक जो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, ये सब भी कंपनी की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज पे सपोर्ट करती है। तो अगर आपका इनका सपोर्ट आपके लिए अच्छा है, अच्छे से वर्क करे, तो आपका वर्क स्मूथ फ्लो करेगा और आप अच्छा बिजनेस रन कर पाओगे, तो इसका भी इम्पैक्ट आप पे है। शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के ओनर होते हैं,
ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी डिसीजन पे असर डालते हैं। उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इंटरेस्ट है, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, वो भी। जैसे कंपनी है, कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो मान लो कि जो मीटिंग होती है उसमें आते ही नहीं है सही से, या अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, तो उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस पे असर देखने को मिलेगा। या उनका जो इंटरेस्ट, उनकी जो एक्सपेक्टेशन अगर हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो भी हमें इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अब आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे मैक्रो इन्वायरमेंट में। पहला था हमारा माइक्रो, नेक्स्ट है हमारा मैक्रो। मैक्रो में जो है हमने बताया ना, जो माइक्रो है वो एक्सटर्नल का ही पार्ट है, लेकिन क्लोज है बिजनेस की, ज्यादा दूर नहीं है। ये क्या है, ये दूर वाला है आपका। माइक्रो इन्वायरमेंट रिफर्स टू द broader external factor that impact the company organization. These factors are typically beyond the control of organization. उसमें तो थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर भी सकते हो कि कस्टमर प्रेफरेंस जान लो, उसके हिसाब से करो, या सप्लायर्स का रिलेशन किस वजह से खराब हो रहा है उसको समझ लो, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लो, लेकिन इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट आपके वर्किंग पे, स्ट्रैटेजी पे, परफॉर्मेंस पे असर ये तो डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, दीज इंक्लूड फैक्टर सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कंजम्पशन स्पेंडिंग पैटर्न, ये सारी चीजें। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर में जो भी आपकी इकोनॉमिक से रिलेटेड है कि अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, महंगाई कितनी है, एक्सचेंज रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। जैसे मान लो आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो लोग आपकी गुड्स को, सर्विसेज उतना नहीं लेंगे, पैसे ही नहीं है इतना उनके पास, महंगाई चल रही है। तो ये सारी चीजें भी आपके बिजनेस पे असर डाल रही है। कंज्यूमर कितना स्पेंड कर पा रहा है, और आप इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर ये कंट्री में चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, तो क्या आप इसको इतना कंट्रोल कर सकते हो कि आप बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने पे आ जाओ, या फिर आप कंज्यूमर का स्पेंडिंग पैटर्न आप अपने पैसे दे दो कि हाँ लो खर्च करो? ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। तो ये क्या है, ऐसे फैक्टर जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, और लेकिन आपकी वर्किंग पे इसका असर देखने को सीधा मिल रहा है। कंट्री में महंगाई है, कस्टमर नहीं आ रहे, नहीं खरीद रहे, आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, तो इसका असर आप पे है। Next is social cultural factor. This encompasses social cultural influences on business, including demographic trends, population growth, cultural norm, value, belief, lifestyle preference। मतलब lifestyle preference, culture, belief, जो भी आपकी सोसाइटी के लोग हैं, जो भी आपके आसपास के कस्टमर हैं, या जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, उनका क्या, ये सारी चीजें हैं, इसका भी असर बिजनेस पे दिखता है। ठीक है, दीज फैक्टर शेप कंज्यूमर डिमांड, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। ये सारे फैक्टर है ना, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है, ज्यादा है तो कंज्यूमर की डिमांड भी ज्यादा होगी, आपकी वैल्यू, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, तो इसका भी आपके बिजनेस पे असर आएगा। अब लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोगों के प्रेफरेंस चेंज हो रही, तो आप इस पर इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनका है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अब ये नहीं कि आप जाके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है और आपके बिजनेस पे असर डाल रहे हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मान लो नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे आपको अब अपडेट करने को बोला गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी बदल दो, या ये टेक्नोलॉजी जो आई है इसको वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, या जिसने बनाई इसको बैन कर दो। ये आप नहीं कर सकते। इसके वजह से आपके बिजनेस पे असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर मतलब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने मान लो जीएसटी लगा दिया, तो ये सारी चीजें, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, ट्रेड एग्रीमेंट आ गया, तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप गवर्नमेंट से जीएसटी नहीं हटवा सकते हो। ये सबके लिए है, आप पे भी इसका असर इनडायरेक्टली पड़ रहा है, या आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन वर्किंग पे असर आएगा। अब आपको भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, वो सारी चीजें, वो सारे प्रोसीजर आपको कराने होंगे। नेक्स्ट इज लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स भी देखो जो है वर्किंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं। लीगल फैक्टर्स भी वर्किंग को अफेक्ट करता है। लीगल फैक्टर पता जो भी आपकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ है, वो सबको भी ध्यान देके आपको काम करना पड़ता है। मान लो कोई नया रूल आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेसी रेगुलेशन, तो आपको उनको फॉलो करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि हमारे बिजनेस पे, पर्टिकुलर मेरे बिजनेस मतलब सबको पे लगाओ, ऐसा नहीं, सब पे लगेगा तो आप पे भी लगेगा, और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी वर्किंग पे असर आएगा। कोई नया रूल आया, कोई नया लॉ आया जिसकी वजह से आपको चेंजेस लाने पड़े अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपको करना होगा। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। बेसिकली इसमें आप नेचुरल फैक्टर ले सकते हो, कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट वाले फैक्टर है जो आपकी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। कोई क्लैमिटी आ गई, कोई डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, अब आप इन पे कंट्रोल आपका कुछ नहीं है, लेकिन इसका असर आपके बिजनेस पे देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कोविड आ गया, ये महामारी है, तो इसका असर आपके बिजनेस पे आया।
आप ये नहीं है कि आप कोविड को कंट्रोल करने पे लग जाओ अकेले, आप पूरे अपने बिजनेस को सोचो नहीं मेरा बिजनेस बंद हो रहा है तो मैं कोविड को कंट्रोल कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इन्वायरमेंटल या नेचुरल फैक्टर्स में आ जाएंगी, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके क्या फीचर्स हैं आपके। ठीक है, हमने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ लिया क्या होता है, इसमें हमने फैक्टर्स भी देख लिए, ओवरव्यू ले लिया है। अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इससे और डिटेल में। ठीक है, उसको फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर क्या है। द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट एज एग्रीगेट फोर्स ऑन द एंटरप्राइज। जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं ये एक साथ आपके बिजनेस पे असर डालते हैं। जैसे हमने पढ़ा मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट है, लाइक कस्टमर हो गया, सप्लायर्स होगा। ऐसा नहीं कि सप्लायर अलग असर डालेगा, कस्टमर अलग असर डालेगा, ये सब अलग अलग वर्क कर रहे हैं, नहीं। इनका ये क्या है, ये एग्रीगेट कलेक्टिव फोर्स होते हैं जो एक एंटरप्राइज की वर्किंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपोनेंट हमने पढ़े वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक एलिमेंट में भी इफेक्ट आता है तो दूसरे में भी देखने को मिलेगा। मान लो आपके टेक्नोलॉजी में फैक्टर में असर आया, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उस टेक्नोलॉजी के चेंज होते ही आपको कस्टमर के भी प्रेफरेंस में चेंज आएगा। कस्टमर भी डिमांड करेगा नहीं भाई मुझे नई टेक्नोलॉजी वाला फोन चाहिए, ये क्या पुराना दिखा रहे हो। तो आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी का असर आपके कस्टमर वाले एलिमेंट में भी आपको देखने को मिला। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक फैक्टर जो भी हमने पढ़े हैं, कस्टमर और सप्लायर, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। सप्लायर अच्छा गुड नहीं दे रहा, आप कस्टमर को नहीं दे पाओगे तो उसका असर आपके कस्टमर पे भी आया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट डिफरिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, मतलब कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो एक ही कंट्री में एक ही जैसे लगेगा। मतलब कि हमारी कंट्री का जो बिजनेस है उनके लिए इन्वायरमेंट अलग है, उनके लिए कस्टमर की प्रेफरेंस, नीड, ये सारी चीजें अलग है। दूसरी कंट्री में दूसरी चीजें हो रही होंगी, उनके बिजनेस के पे उसका असर अलग तरीके से आ रहा होगा। तो हर कंट्री पे आपके जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता है। इट इज डायनेमिक कॉन्स्टेंट एज ए कीप ऑन चेंजिंग। देखो बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक होता है, हमें भी पता है कस्टमर की नीड, प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल चीजें, रूल्स रेगुलेशन सब टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हम कहेंगे कि ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता आपका एनवायरनमेंट, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एज एनवायरनमेंट इज वॉलेटाइल, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन ही होता है क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, कब कोविड आ जाए, कब क्या हो जाए, कब बिजनेस पे असर ऐसे आ जाए। तो अनसर्टेनिटी होती है, कोई चीज फिक्स्ड नहीं होती कि इस टाइम पीरियड के बाद ये चीज आएगी, इस टाइम पीरियड बाद ये टेक्नोलॉजी आएगी, इस टाइम पीरियड के बाद टेस्ट प्रेफरेंस ऐसे चेंज होगा। एस्टिमेशन लगा सकते हो लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं डिफाइन कर सकता, इसलिए हम कहेंगे ये अनसर्टेन है। नाउ हम मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज योर इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस हमने पढ़ा, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कंपोनेंट, ये सारी चीजें। इन्वायरमेंटल एनालिसिस मतलब इसी इन्वायरमेंट का जब एनालिसिस आप करते हो वो होता है आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस। बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, से कम चेंज होता रहता है समय के साथ। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो चेंज होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, प्रेफरेंस में चेंज हो गया, कॉम्पिटिशन की सिचुएशन चेंज हो गई। ये सारे फैक्टर इंडिकेट करते हैं कि बिजनेस पॉलिसी आपकी डायनेमिक होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस की पॉलिसी ऐसे रखते हो जो कि स्ट्रिक्ट है कि हम ऐसे ही प्रोडक्शन करेंगे, हमें कोई चेंजेस नहीं लाने, अपने फैशन बनाने वाले जो मैं मान लो कपड़े का बिजनेस है, मैं कहूँ मेरे मुझे कोई चेंज नहीं लाना, मैं जैसे जीन्स प्रोड्यूस करी मैं वैसे करूंगी, तो क्या होगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। आप आजकल जो फैशन चल रहा है आप उस हिसाब से नहीं दोगे तो कस्टमर लेगा ही नहीं, तो बिजनेस बंद होने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसी पॉलिसी रखो जो थोड़ी डायनेमिक हो, ताकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आप अडॉप्ट कर पाओ। ठीक है, द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू फोर्सी द एनवायरमेंटल चेंज एंड मॉडिफाई स्ट्रेटेजी प्रॉपर। इसीलिए ये बिजनेस की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि आप इन्वायरमेंट को फोरकास्ट कर पाओ कि क्या चेंजेस है जो हो सकते हैं या आ सकते हैं। जैसे कि डैमेज जीन्स आई तो बहुत लोगों ने बहुत अंदाजे लगाए कि अलग अलग टाइप से जीन्स आ जाएंगे, फ्लेयर आई तो बूट कट आई और ये सारी चीजें, तो आपने फोर्स ही कर लिया कि हाँ ये हो सकता है कि लोग आज ये चीज पहन रहे हैं, आज वो लोग डैमेज जींस पहन रहे हैं तो कल वो डैमेज शर्ट पहनेंगे, डैमेज शूज पहनेंगे। तो वो क्या है, आपने फोर्स ही कर लिया। तो यही है एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये पूरा ब्रीफ था जो आपको डिस्क्रिप्शन था जो आप लिखोगे अभी पेपर में, इंट्रोडक्शन थोड़ा इफेक्टिव लगाने के लिए कि एनवायरमेंटल एनालिसिस आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप फ्यूचर देख पाओ। तो जब फ्यूचर देख पाओगे तो आप उसी हिसाब से काम करोगे, अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाओगे और फिर अर्न कर पाओगे।
नेक्स्ट इज यहाँ हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस की मीनिंग देखेंगे कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर एंड कॉम्प्रीहेंड्स वेरियस इन्वायरमेंटल फोर्सेस सो दैट टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट दैट लाई अहेड। मतलब कि जो भी आपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े जो आपकी वर्किंग में असर डाल रहे हैं उन सारे को आप अगर देखो कि उनमें क्या चेंज आ रहा है, उनको मॉनिटर करते रहो टाइम टू टाइम, उनमें अपनी आई रखो, तो इसके पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस है कि आप अपने इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, उनको प्रॉपर रिसर्च कर रहे हो, उनके बारे में प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हो, टाइम टू टाइम आप एकदम क्या हो, अपडेट हो। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, पहला है टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। देखो जब एनवायरमेंटल की एनालिसिस करोगे तो आप ये समझ पाओगे कि करंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, जिसके लिए हमें भी वर्क करना होगा। टू प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग, जब आप देख लोगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से क्या हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके लिए भी क्या है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। टू ब्रिंग अबाउट सुटेबल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जब स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो ऑफकोर्स एक सुटेबल चेंजेस आ रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन सारी चीजों को लाना, इनको पूरा करना क्या है आपकी इन्वायरमेंटल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है। इन्वायरमेंट को फाइनली हमने एनालाइज किया, समझा क्या है क्या नहीं, और उस हिसाब से हमने चेंजेस लाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रैटेजी बनाई, डिसीजन लिए, तो ये क्या है हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस का क्या प्रोसेस होगा पूरा, इसको देखेंगे। तो हम प्रोसेस को समझेंगे कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस में आखिर होता क्या है। बहुत सारी स्टेजेस हैं देखो सीक्वेंस में। पहले तो आइडेंटिफाई द रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि चेंजेस है, जैसे कि लीगल है, पॉलिटिकल है, आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो पहले उसको एनालाइज कर लो कि किस वजह से किस चीज का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। तो उन फैक्टर को, रेलिवेंट फैक्टर जो आपको लग रहा है कि हाँ इस चीज के लिए, मेरे लिए इन्वायरमेंट में एनालिसिस कर रहा हूँ अपने इस पर्टिकुलर गोल्स के लिए कि मुझे अपनी मार्केट शेयर कैसे बढ़ाना है, तो किन किस फैक्टर्स का असर मेरे इस चीज पे आ रहा है, तो उनको मैं एनालाइज करूंगा। उनको मैंने क्या किया, देखना शुरू किया, डेटा गैदर करना शुरू किया, करंट रेलिवेंट डेटा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ईच इन्वायरमेंटल फैक्टर। दिस कुड बी डन थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज मार्केट रिसर्च सर्वे। मैंने सर्वे किया, मार्केट रिसर्च करी, कस्टमर को भी डेटा भेजा, सर्वे करवाए, फॉर्म फिलअप कराई, इन सबसे मैंने क्या किया, जो भी डेटा गैदर करना था मैंने किया। मान लो मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, उसके साथ साथ कस्टमर के चेंजेस, प्रेफरेंस बदल रहे हैं, तो मार्केट में जो भी चीजें हो रही, जो भी चेंज आ रहा है, उन सबको गैदर करने के लिए मैंने क्या किया, सर्वे करना शुरू करा, इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया उन सारे फैक्टर से रिलेटेड। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, जब मैंने एनालिसिस किया गया, डेटा गैदर किया, तो मेरे पास एक ब्रीफ आ गया कि अगर मैं ऐसा चेंजेस लाऊं तो मेरे साथ क्या अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है, और अगर मैं नहीं ला रहा हूँ चेंजेस तो क्या थ्रेट्स हैं जो मुझे फेस करने पड़ सकते हैं। मान लो एनालाइज किया आपने, आपको पता चला कि कॉम्पिटिटर जो है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो, आप नहीं काम कर रहे हो, तो आपके लिए थ्रेट हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। अगर आपने देखा कि आने वाले टाइम में अलग फैशन आने वाला है, उससे रिलेटेड मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं अभी इस पे काम कर सकता हूँ, तो आपको डेटा कलेक्ट करके इन सारी चीजों से फायदा हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच एनवायरमेंटल फैक्टर, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी दैट अलाइन विथ योर ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड कैपेबिलिटी। सब्सिक्वेंटली, सिमिल्टेनियसली सॉरी, आप थ्रेड को भी एनालाइज करो। ठीक है, तो पहले तो आपने देखा सारे फैक्टर्स को, आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उस सारे फैक्टर्स से रिलेटेड डेटा कैदर किया, देखा किसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या मुझे थ्रेट मिल सकता है, उस तरह से आपने डेटा कलेक्ट किया। नेक्स्ट इज आपने उसके बेसिस पे क्या करी, स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करी, डिसीजन लेना शुरू किया कि आखिर मुझे करना क्या है। ठीक है, इंसाइट को यूज द इंसाइट फ्रॉम द एनवायरमेंटल एनालिसिस टू फॉर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजी ताकि आप जो भी अपॉर्चुनिटी है वो ले पाओ और जो भी थ्रेट है उसको आप हटा पाओ। फिर जब आप ये सब चीजें कर लोगे, डिसीजन ले लोगे, स्ट्रैटेजी बना लोगे, उसको इम्पोज कर दोगे, फिर आपको देखना होगा, मॉनिटर करते रहना होगा कि वो चीजें सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, रिव्यू करते रहना होगा कि मैंने जो मान लो मैंने जो भी सोचा था कि मैं इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करूंगा, इसका वजह से मेरे को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कस्टमर मेरे ज्यादा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कस्टमर खुश है, नहीं खुश है, उसको मुझे क्या करना है, देखते रहना है। ठीक है, ट्रैक करते रहना है, ताकि कोई भी चेंजेस अगर अब मुझे लगते करने हैं या रिव्यू करना है, उसको दोबारा से पूरा रिशेड्यूल करना है, तो वो मैं कर पाऊँ। और इसके साथ आपको क्या करना है कि जो भी आपको लग रहा है कि जो चीजें आपको करनी है, जो कंडीशन के हिसाब से चेंजेस लाने हैं, उनको आप लाते जाओ ताकि आप कंपटीशन में बने रहो। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस।
नेक्स्ट हम आते हैं कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस की टेक्निक क्या हो सकती है। देखो इन्वायरमेंटल एनालिसिस से क्वेश्चन यही आएगा, इन्वायरमेंटल एनालिसिस की मीनिंग पूछता है, स्वॉट एनालिसिस के बारे में बेसिकली पूछता है कि क्या है और आपके इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और प्रोसेस। ठीक है, तो हम सारा टॉपिक इसी पे कवर कर ले रहे हैं। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट होता है SWOT, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, इससे बना हुआ है आपका स्वॉट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है वो हम मानते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है, आइडेंटिफाइड फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू हम एनालाइज करते हैं। मतलब कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने देखा होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रेंथ लिखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट, और वीकनेस हो सकती है कि हमारा हो सकती है वीकनेस की, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है कि आप ज्यादा रिजिडली टाइम को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो वो हो सकता है आपकी वीकनेस हो। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो हम इंटरनल इन्वायरमेंट से कंसीडर करेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो बाहर से हमें मिल रही है, बाहर के चेंजेस हैं जो कि जो हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई, जीएसटी लगा, मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है उसके थ्रू। ये थ्रेट हो सकता है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर जो है वो उन्हें पॉलिसी चेंज कर दी, वो मेरे लिए थ्रेट है, तो उसको हम मानते हैं कि एज हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ हमारी कैपेसिटी हो सकती है कंपनी की जो वो यूज करेगा एडवांटेज उठाने में दूसरी कंपनी के ऊपर। वीकनेस हो सकती है जो हमारी लिमिटेशन है कंपनी की, जो हमारे लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकती है। अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन हो सकती है एक कंपनी के लिए जो कि उसकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करे। ठीक है, कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई जिसको आपने ग्रैब किया और आपकी पोजीशन मार्केट में और स्ट्रांग हो गई, लोग आपके प्रोडक्ट को और जानने लग गए। थ्रेट हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन जो आपकी पोजीशन को डैमेज या रिस्क पे ला सकती है। तो स्वॉट एनालिसिस हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो उसका स्वॉट एनालिसिस करो। एप्पल उठाया हमने, एप्पल की जो भी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स है वो हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस में उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कैमरा है उसका, ये स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है कि एंड्रॉयड की जितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शेयरिंग डेटा में, ये सब चीजें हो सकती है, या फिर हो सकता है कि सबके बजट फ्रेंडली नहीं है, तो ये वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि बजट फ्रेंडली अब वो क्रिएट कर दे फोन जो कि कर रहा है, तो ये क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये वीकनेस उसके लिए, अगर वो वीकनेस पे काम करे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी वो वीकनेस। ठीक है, थ्रेट हो सकता है कि एंड्रॉयड फोन कोई उससे भी कम में लाके वो खड़ा कर दे, तो उसके लिए हो सकता है वो थ्रेट बन जाए, या कोई अच्छा फोन और ले आए जिसके साथ वो फीचर सारे मैच हो जाए, तो इसके लिए एक थ्रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, और स्वॉट एनालिसिस जो है बहुत ही हेल्पफुल होती है ताकि आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बना पाओ। अगर आपको लग रहा है मेरी जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करना है, कैसे स्ट्रेंथन कर सकता हूँ अपनी स्ट्रेंथ को, और कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूँ, उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं और वर्क करके अपना जो ऑब्जेक्टिव है अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस के क्या बेनिफिट है, मतलब क्या फायदे हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस के। अगर आप इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो तो क्या फायदा मिलेगा? टू कीप द बिजनेस डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या? बिजनेस में जो भी चेंजेस आने हैं, जो आपको लग रहा है टाइम टू टाइम मुझे चेंजेस करते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, तो उसको करने के लिए आपको फायदा है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस करोगे, देखोगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एनालाइज करोगे, मॉनिटर करोगे, अपडेटेड रखोगे अपने आप को, तो बिजनेस डायनेमिक बनेगा, चेंज होगा सिचुएशन के साथ। टू डेवलप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज ऑफ द फर्म। फर्म की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जो डेटा कलेक्ट किया कि हम किस तरीके से अपनी फर्म को आगे देखते हैं, क्या हम अचीव करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स में, उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो। टू डेवलप प्लान टू डील विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं उनको डील करने के लिए प्लान बना सकते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू। टू फोरसी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंजेस ऑफ द फर्म। सोशल इकोनॉमिक चेंजेस जो हो रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी जो चेंज हो रही है, या सोसाइटी में टेस्ट प्रेफरेंस जो चेंज हो रहा है, उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो फोरकास्ट करना कि क्या हो सकता है, फर्म की स्टेबिलिटी पे उसका क्या असर देखने को मिलेगा, वो हम देख सकते हैं। टू इनकाउंटर द स्ट्रैटेजीज ऑफ द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर की जो स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं, और उसके अगेंस्ट हम कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं जिससे हम अपना जो है ब्रांड वो स्टैब्लिश कर पाए और हाईलाइट कर पाए। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस करोगे तो ये आपको भी पता बहुत सारे जो है फायदे देखने को मिलेंगे। लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस क्या है कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस डज नॉट एलिमिनेट अनसर्टेनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट रिड्यूस अनसर्टेनिटी। देखो अनसर्टेनिटी पूरी तरीके से तो रिड्यूस नहीं कर देता। आप मान लो एनालिसिस कर भी रहे हो टेक्नोलॉजी के बारे में, अपॉर्चुनिटी आप समझ रहे हो, थ्रेट समझ रहे हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपने थ्रेट को पूरी तरीके से ओवरकम कर दिया, खत्म हो गया, हो सकता कुछ और आ जाए। तो रिड्यूस कर सकते हो काफी हद तक। उस पर अगर आपने कोई अपना बैकअप प्लान बनाए रखा होगा तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत उसको ओवर शेडो कर दे, लेकिन खत्म कर दे ये नहीं हो सकता।
देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन यूजेस ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक। अगर आप फोरकास्टिंग टेक्निक सही से यूज नहीं करते हो, सही फोरकास्ट ही नहीं कर पाते हो, आपको लगता है टेक्नोलॉजी ये चेंज होगा और टेक्नोलॉजी वो चेंज ना हुआ, तो हो सकता है एरर हो और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो आपका वेस्ट हो जाए। इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस। देखो समय लगेगा डेटा कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। लोगों को इन्वॉल्व करोगे, अच्छे प्रोफेशनल्स हायर करोगे, पैसा भी देना पड़ेगा, एक्सपेंसिव भी है। इट डज नॉट गारंटी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। हो सकता है स्ट्रैटेजी बनाई काम करे, हो सकता है ना काम करे, तो गारंटी नहीं है किसी बात की यहाँ पे कि आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत ही करेगा। तो ये क्या है इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। बहुत थक गए होंगे लोग, और लेकिन पेशेंस बनाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छे से कवर करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा लिख पाओगे अपने पेपर में, ठीक है। मैं बोली आ रही थी ऑर्गेनाइजेशन में। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द एथिकल एंड वॉलंटरी एक्शन टेकन बाय द। देखो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मतलब क्या है, सोसाइटी जो हो गए, कस्टमर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, इसके प्रति क्या जिम्मेदारी है बिजनेस की, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंग्लिश में क्या लिखोगे कि एथिकल और वॉलंटरी एक्शंस जो एक बिजनेस को लेने चाहिए ताकि वो सोसाइटी की वेलबींग के वर्ड कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, इन्वायरमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, बियॉन्ड देयर लीगल ऑब्लिगेशन। देखो तुम्हारे आपके जो भी लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपके बिजनेस को ये तो करना ही है, आपको वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे तो आपको कुछ रूल्स लॉ पहले से ही लिखे हुए हैं कि आप ऐसी जगह नहीं कर सकते, बना सकते हो जहाँ पे लोग हो, आपका जो वेस्टेज इंडस्ट्रियल का वो आपको सही से डिस्पोज करना, तो ये तो लीगल ऑब्लिगेशन तो आपको करनी ही करनी है। लेकिन इसके भी बियॉन्ड अगर आप अपने जाके भी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ सर्व करते हो, जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जो बहुत सारे एनजीओज को मतलब हेल्प करते हैं, इसके साथ ही साथ जो अपने जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं, जो लग रहा है उनको सोसाइटी में अनएम्प्लॉयड है, उनको और एम्प्लॉयमेंट देना, उनको अच्छी उनकी वेलबींग देना, वर्कर्स को अच्छा इन्वायरमेंट देना, अपार्ट फ्रॉम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के अपार्ट। तो ये क्या है, बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहा है, निभा रहा है। इट इन्वॉल्व कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑन वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, जो भी इन सबके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। तो इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है, कुछ की एस्पेक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है। बिजनेस शुड ऑपरेट विद इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द डीलिंग। मतलब बिजनेस को इथिकल रहना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। देखो एक पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की ये आती है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको धोखाधड़ी नहीं करना है, आपको ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करना है, आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करना है, अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट देना है, जो भी स्टेक होल्डर है उसके साथ फेयरली आपको वर्क करना है, उनको ट्रीट करना है, एम्प्लॉयज उनके साथ भी गलत नहीं करना। तो जो इथिक्स है अपने बिजनेस के उनको आपको मेंटेन करना है, उनको उनके साथ आपको बिजनेस को रन करना है। तो ये भी आपकी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवॉइडिंग प्रैक्टिस दैट हार्म द सोसाइटी ऑन द एनवायरमेंट। आपको लग रहा है कोई आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है सोसाइटी का, तो वो आपको नहीं करना, आपको पॉल्यूशन नहीं करना है, आपको अपने वेस्ट जो है उसको डिस्पोज नहीं करना है सोसाइटी में जो हार्मफुल है। तो ये क्या है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय का वेलबींग। एम्प्लॉयज जो है वो भी सोसाइटी के ही पार्ट है, तो उनका आपको ख्याल रखना है, उनको फेयर वेजेस देने हैं, उनको सेफ वर्किंग कंडीशन देनी है। ऐसा नहीं आप उनके गर्मी में काम करा रहे हो, धूप में काम करा रहे हो, उनके लिए प्रॉपर जो भी हेल्थ किट है वो भी नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, ये सब नहीं है। आपको उनके वेलबींग का ख्याल रखना है, प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, पॉजिटिव वर्क कल्चर देना है जो उनकी लाइफ और वर्क को दोनों को बैलेंस करे। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर वर्क ही लोड इतना है कि अपनी लाइफ में इतना डिप्रेस्ड हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये सब क्या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आपको ध्यान रखना है, मतलब जो भी कंज्यूमर है उनका आपको प्रोटेक्शन करना है, उनको अच्छे क्वालिटी के गुड देने हैं, फेयर प्राइस पे देना है, वारंटी गारंटी जो भी है उसको आपको, ऐसा नहीं है कि आप वो क्लेम करने आए तो आप मना कर दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वारंटी पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा, ये नहीं करना है। आपको उनके साथ चीटिंग नहीं करनी है, कस्टमर की कंप्लेन को एड्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप उनको, वो आपको बता रहे हैं कस्टमर सर्विस केयर के थ्रू बता रहे हैं और आप उसको इग्नोर मार रहे हो और आप उसको कोई भी रेजोल्यूशन नहीं दे रहे हो। तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट करना, कम्युनिटी के साथ वर्क करना। मान लो जैसे कोई कम्युनिटी में लोकल प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम, तो आप उसको स्पॉन्सर करो। आप हो सकता है उसमें पैसे लगा लो, जैसे कि होता है कि कुछ पंडाल लगते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका अगर आप बिजनेस में हो तो हो सकता है आप वहां पे पैसे दो,
आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करो। इससे बहुत सारे बिजनेस करते हैं तो एक टैग भी लग जाता है वहाँ पे कि इस बिजनेस ने हमें स्पॉन्सर किया है, तो आप उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दो ताकि कम्युनिटी का भी जो भी प्लान्स है, जो भी प्रोग्राम्स है, वो भी अच्छे से हो पाए। कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो फाइनेंशियली जिस तरीके से, वो आप करो। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्वायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, बिजनेस को जो भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पे उसको क्या करना होगा, कम करना होगा। और सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो कि हम आज की जरूरतों को ही ध्यान रख के नहीं इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं, बल्कि फ्यूचर को देखते हुए कि हमारे जो जनरेशन के बाद के लोग होंगे उनके लिए भी हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, उनके लिए भी रिसोर्सेज हम बचा के जाएं। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड अडॉप्टिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। आप लाओ, ऐसा ना हो कि आप ऐसा रिसोर्स है कि आप पूरा रिसोर्स खत्म कर दे रहे हो, वेस्ट जितना कर रहे हो, इस तरीके से आपको काम नहीं करना। आपको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना है, कंजर्व करना है रिसोर्सेज का। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट करो, इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो ये बिजनेस की क्या हो सकती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स देना, ये सारी चीजें करना भी एक गवर्नमेंट एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अपने आप से भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके देखे हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी और आगे हम और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सिलेबस के साथ। तो अब बने रहिएगा इस वीडियोस के साथ, राइट। सो थैंक यू।